वहां पड़ी एकमात्र मेज पर बैठते हुए स्फटिक का दुकानदार हंस पड़ा। तुम्हें कोई सफाई करने की जरूरत नहीं थी, उसने कहा। कुरान मुझसे तकाजा करती है कि मैं भूखे आदमी को खिलाऊं। वाह, तब फिर आपने मुझे वो काम क्यों करने दिया? लड़के ने पूछा। क्योंकि सामान गंदा हो गया था और तुम्हें और मुझे दोनों को ही अपने दिमाग को नकारात्मक विचारों से साफ करना जरूरी था। जब उन्होंने भोजन कर लिया तो दुकानदार ने लड़के की ओर देखकर कहा, मुझे खुशी होगी अगर तुम मेरी दुकान में काम करोगे। जब तुम काम कर रहे थे तब 2 ग्राहक आए और ये एक अच्छा शगुन है। लोग शगुनों के बारे में बहुत बात करते हैं, गडरिये ने सोचा, लेकिन वे वाकई जानते नहीं हैं कि वे क्या कह रहे हैं। जैसे कि मुझे ही इस बात का कभी एहसास नहीं था कि मैं वर्षों अपनी भीड़ों से एक ऐसी जबान में बात करता रहा था जिसमें कोई शब्द नहीं थे। तुम मेरी दुकान पर काम करना चाहोगे? दुकानदार ने पूछा। मैं आज बाकी पूरे दिन काम कर सकता हूं, लड़के ने जवाब दिया। मैं सुबह होने तक पूरी रात काम करूंगा और आपकी दुकान के एक एक सामान को साफ कर दूंगा। बदले में मुझे कल मिस्र जाने के लिए पैसे की जरूरत होगी। व्यापारी हंस पड़ा। अगर तुम पूरे साल भर तक मेरी दुकान में कांचों की साफ सफाई का काम करते रहो, यहां तक कि तुम दुकान की सारी चीजें बिकवाकर अच्छा खासा कमीशन भी कमा डालो, तब भी तुम्हें मिस्र जाने के लिए कर्ज लेना पड़ेगा। यहां और वहां के बीच हजारों किलोमीटर रेगिस्तान फैला हुआ है। कुछ पल खामोशी छाई रही, जो इतनी गहरी थी कि लगता था सारा शहर सोया हुआ हो। बाजारों की कोई आवाजें नहीं, दुकानदारों के बीच कोई बहस मुबाहसा नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई साहसिक कारनामा नहीं, या नियतियां नहीं, कोई खजाना नहीं, कोई पिरामिड नहीं। ऐसा लगता था जैसे दुनिया खामोश हो गई हो, क्योंकि लड़के की आत्मा खामोश हो गई थी। वो वहां बैठा हुआ सूनी निगाहों से कैफे के दरवाजे के बाहर देख रहा था और कामना कर रहा था कि काश वो मर जाता और सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाता। दुकानदार परेशान नजरों से लड़के की ओर देख रहा था। वो सारा का सारा उल्लास जो उस सुबह उसने देखा था वो गायब हो चुका था। मेरे बच्चे, मैं तुझे इतना पैसा दे सकता हूं कि तू अपने मुल्क वापस लौट सके, स्फटिक के दुकानदार ने कहा। लड़के ने कुछ नहीं कहा। वो उठा, अपने कपड़े ठीक किए और अपना थैला उठा लिया। मैं आपके लिए काम करूंगा, उसने कहा। फिर एक और लंबी खामोशी के बाद उसने कहा, मुझे कुछ भेड़ खरीदने के लिए पैसों की जरूरत है। लड़के को स्फटिक की दुकान पर काम करते हुए लगभग 1 महीना हो चुका था और वो समझ सकता था कि वो उस तरह का काम नहीं था जिसे करते हुए वो खुश रहता। व्यापारी पूरे समय काउंटर पर बैठा बड़बड़ाता रहता था और लड़के को हिदायत देता रहता था कि वो चीजों को उठाते रखते हुए सावधानी से काम ले ताकि कोई टूट फूट ना हो। लेकिन तब भी वो वहां टिका रहा, क्योंकि व्यापारी हमेशा झुंझलाते रहने वाला बूढ़ा होने के बावजूद उसके साथ इंसाफ बरतता था। हर बर्तन की बिक्री पर लड़के को अच्छा कमीशन मिलता था और वो कुछ पैसा बचाने में कामयाब रहा था। उस सुबह उसने कुछ हिसाब लगाया था। वो जिस तरह काम करता रहा था, अगर उसी तरह रोज करता रहे तो उसे कुछ भेड़ें खरीदने के लिए पूरे साल भर काम करना जरूरी होगा। मैं स्फटिक की चीजों को प्रदर्शित करने के लिए एक डिस्प्ले केस तैयार करना चाहता हूं, लड़के ने व्यापारी से कहा। हम उसे बाहर रख सकते हैं ताकि पहाड़ी के नीचे से गुजरने वाले लोगों का ध्यान उसकी तरफ जा सके। ऐसा डिस्प्ले केस मैंने पहले कभी नहीं रखा, व्यापारी ने जवाब दिया। लोग उसकी बगल से गुजरते हुए उससे टकराएंगे और चीजें टूट जाएंगी। ऐसा है कि जब मैं अपनी भेड़ों को मैदानों में से लेकर जाता था, उस समय अगर हमारा सामना किसी सांप से हो जाता तो कुछ भेड़ें मर भी सकती थीं, लेकिन भेड़ों और गडरियों का जीवन ऐसे ही चलता है। व्यापारी उस ग्राहक की ओर मुड़ा जो स्फटिक के 3 गिलास खरीदना चाहता था। इन दिनों उसकी बिक्री हमेशा की तुलना में बेहतर ढंग से हो रही थी, मानो वे पुराने दिन वापस लौट आए हों।
जब यह सड़क टेंजियर का बड़ा आकर्षण हुआ करती थी। कारोबार वाकई बेहतर हुआ है। ग्राहक के जाने के बाद उसने लड़के से कहा, मैं काफी बेहतर स्थिति में हूं और तुम जल्दी ही अपनी भीड़ों के पास वापस लौट पाओगे। जिंदगी से इससे ज्यादा की मांग क्यों की जाए, इसलिए कि हमें शगुनों पर ध्यान देना जरूरी है। लड़के के मुंह से लगभग अनायास ही निकल गया। फिर उसे अपने कहे पर पछतावा हुआ, क्योंकि वो व्यापारी तो कभी उस बूढ़े राजा से मिला ही नहीं था। इसे अनुकूलता का सिद्धांत कहते हैं, शुरुआत करने वाले की किस्मत, क्योंकि जीवन चाहता है कि आप अपनी नियति को हासिल कर सकें, बूढ़े राजा ने कहा था। लेकिन व्यापारी लड़के की बात समझ गया था। दुकान में लड़के की मौजूदगी एक अच्छा शगुन था, और जब समय बीतने के साथ तिजोरी में पैसा जमा होने लगा तो उसे लड़के को काम पर रखने को लेकर कोई पछतावा नहीं रहा। लड़के को उसकी काबिलियत से ज्यादा भुगतान किया जा रहा था, क्योंकि जब व्यापारी को बहुत ज्यादा बिक्री की उम्मीद नहीं थी, तभी उसने लड़के को ऊंची दरों पर कमीशन देना मंजूर कर लिया था। वो मानकर चल रहा था कि लड़का जल्दी ही अपनी भेड़ों के पास वापस लौट जाएगा। तुम पिरामिडों पर क्यों जाना चाहते थे? दुकानदार ने डिस्प्ले केस के मसले से ध्यान हटाने के उद्देश्य से लड़के से पूछा। क्योंकि मैं हमेशा से उनके बारे में सुनता आया हूं, लड़के ने जवाब दिया। उसने अपने ख्वाब के बारे में कुछ भी नहीं कहा। खजाना अब एक दर्दनाक याद से ज्यादा कुछ नहीं रह गया था, और वो कोशिश करता था कि उसका ख्याल दिमाग में ना आए। मैं यहां ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानता जो महज पिरामिडों को देखने की खातिर रेगिस्तान पार करने का इरादा रखता हो, व्यापारी ने कहा। वे महज पत्थरों का ढेर हैं। वैसा पिरामिड तुम अपने घर के पिछवाड़े खड़ा कर सकते हो। आपने कभी यात्रा के सपने नहीं देखे? लड़के ने दुकानदार से उस ग्राहक की ओर मुड़ते हुए कहा जिसने अभी अभी दुकान में प्रवेश किया था। 2 दिन बाद व्यापारी ने लड़के से डिस्प्ले के बारे में बात की। मुझे बदलाव बहुत ज्यादा पसंद नहीं आते, उसने कहा। तुम और मैं उस अमीर व्यापारी हसन जैसे नहीं हैं। अगर खरीदारी में उससे कोई गलती हो जाती है तो इससे उसके लिए बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम दोनों को तो अपनी गलतियों का खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। ये बात तो सही ही है, लड़के ने अफसोस के भाव से सोचा। तुम्हें क्यों लगता है कि हमें डिस्प्ले करना चाहिए? मैं जल्दी से जल्दी अपनी भेड़ों के पास वापस लौटना चाहता हूं। जब किस्मत हमारे साथ हो तो हमें उसका फायदा उठाना जरूरी है, और हमें उसकी उतनी ही मदद करनी चाहिए जितनी मदद वो हमारी कर रही हो। इसे अनुकूलता का सिद्धांत कहते हैं, या शुरुआत करने वाले की किस्मत। व्यापारी कुछ देर खामोश रहा, फिर उसने कहा, पैगंबर ने हमें कुरान दी थी और हमें 5 फर्ज दिए थे जिन्हें हमें अपनी जिंदगी में अदा करने होते हैं। इनमें सबसे अहम फर्ज है सिर्फ एक सच्चे खुदा में भरोसा। दूसरे फर्ज हैं दिन में 5 बार नमाज पढ़ना, रमजान के दौरान रोजे रखना और गरीबों के प्रति दरिया दिली रखना। इतना कहकर वो रुक गया। पैगंबर के बारे में बात करते हुए उसकी आंखें छलछला रही थीं। वो एक अकीदतमंद इंसान था, और अपने सारे उतावलेपन के बावजूद वो अपनी जिंदगी इस्लाम के कायदों के मुताबिक जीना चाहता था। 5वां फर्ज क्या है? लड़के ने पूछा। 2 दिन पहले तुमने कहा था कि क्या मैंने कभी सफर का ख्वाब नहीं देखा? व्यापारी ने जवाब दिया। हर मुसलमान का 5वां फर्ज है हज। हमारा फर्ज है कि हम जिंदगी में कम से कम एक बार पाक शहर मक्का जाएं। मक्का पिरामिडों से भी बहुत दूर है। जब मैं जवान था तो मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं इतना पैसा जमा कर लूं कि ये दुकान खोल सकूं। मैं सोचता था कि एक दिन मैं अमीर हो जाऊंगा और मक्का जा सकूंगा। मैंने कुछ पैसा इकट्ठा करना शुरू भी कर दिया था, लेकिन मैं इस दुकान को किसी के जिम्मे छोड़कर जाने का मन नहीं बना सका। क्रिस्टल के बर्तन नाजुक होते हैं। वहीं मेरी दुकान के सामने से गुजरते हुए लोग मक्का की ओर जा रहे होते थे। उनमें से कुछ अमीर हज यात्री होते थे
जो नौकरों और ऊंटों के साथ के कारवां में जा रहे होते थे। लेकिन ज्यादातर हज यात्री मुझसे ज्यादा गरीब होते थे। वे सब जो वहां हो आए होते थे बहुत खुश होते थे। वे हज की निशानियों को अपने दरवाजों पर लटकाते थे। उनमें से एक मोची था जो जूतों की मरम्मत कर अपना गुजर बसर करता था। उसका कहना था कि उसने करीब 1 साल तक रेगिस्तान का सफर किया था, लेकिन उससे ज्यादा थकान उसको तब होती थी जब उसे चमड़ा खरीदने टेंजियर की सड़कों से होकर गुजरना पड़ता था। तो आप अभी क्यों नहीं हो आते मक्का? लड़के ने पूछा। क्योंकि ये मक्का का ख्याल है जो मुझे जिंदा रखे हुए है। इसी के सहारे मैं इन दिनों का सामना करता हूँ जो एक जैसे होते हैं। शेल्फों में रखे हुए ये क्रिस्टल के गूंगे बर्तन, उसी भयानक कैफे में रोज रोज लंच और डिनर खाना। मुझे डर है कि अगर मेरा सपना पूरा हो गया तो मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं रह जाएगी। तुम अपनी भीड़ों और पिरामिडों के बारे में ख्वाब देखते हो, लेकिन तुम मुझसे जुदा हो क्योंकि तुम अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहते हो। मैं तो मक्का का सिर्फ ख्वाब देखना चाहता हूँ। मैंने हजारों बार रेगिस्तान को पार करने की, पाक चट्टान के चौक पर पहुंचने का ख्वाब देखा है। अपने इस ख्वाब में मैंने उसे छूने से पहले 7 बार उसका चक्कर लगाया है। मैंने उन लोगों की कल्पना की है जो मेरी बगल में होंगे, जो मेरे सामने होंगे, और उस बातचीत तथा नमाज की कल्पना की है जो मैं उन लोगों के साथ मिलकर करूंगा। लेकिन मुझे डर है कि आखिर में ये सब निराशा में बदल जाएगा, इसलिए मैं इसका ख्वाब देखना ही बेहतर समझता हूँ। उस दिन व्यापारी ने लड़के को डिस्प्ले केस तैयार करने की इजाजत दे दी। हर किसी का सपना एक ही तरह से साकार नहीं हो सकता। 2 और महीने इसी तरह बीत गए और उस डिस्प्ले शेल्फ की वजह से क्रिस्टल की दुकान में बहुत से ग्राहक आए। लड़के ने हिसाब लगाया कि अगर वो 6 महीने और इसी तरह काम करता रहा तो वो स्पेन वापस लौटकर 60 और भी भेड़ें खरीद लेगा। साल भर से भी कम समय में वो अपनी भेड़ों की संख्या दुगनी कर लेगा और वो अरबों के साथ कारोबार कर सकेगा, क्योंकि अब वो उनकी अजीबोगरीब जबान बोल सकता था। बाजार की उस सुबह के बाद से उसने दोबारा यूरिम और थुम्मिम का इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि मिस्र अब उसके लिए उतना ही दूर का सपना था जितना उस दुकानदार के लिए मक्का था। खैर, लड़का अब अपने काम से खुश रहने लगा था और सारे समय उस दिन के बारे में सोचता रहता था जब वो एक विजेता के रूप में टैरिफा में जहाज से उतरेगा। तुम्हें हमेशा ये मालूम होना चाहिए कि तुम क्या चाहते हो, बूढ़े राजा ने कहा था। लड़का जानता था और अब उसी दिशा में काम कर रहा था। मुमकिन है उसका एक अजनबी मुल्क में जा पहुंचना, एक चोर से टकराना और एक ढीला खर्च किए बिना अपनी भीड़ों की संख्या को दुगना कर लेना ही उसका खजाना हो। उसे खुद पर गर्व था। उसने कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखी थीं, जैसे कि क्रिस्टल से किस तरह बरतना चाहिए और बिना शब्दों की जबान और भविष्य सूचक संकेतों के बारे में। एक दिन दोपहर बाद उसने पहाड़ी की चोटी पर चढ़कर आए एक आदमी को देखा था जो शिकायत कर रहा था कि इतना चढ़ने के बाद भी उसको कोई ऐसी ठीक ठाक जगह मिलना नामुमकिन लग रहा था जहां उसे कुछ पीने को मिल सकता। लड़का भविष्य सूचक संकेतों को पहचानने का अभ्यस्त हो चुका था, इसलिए उसने दुकानदार से बात की। क्यों ना हम उन लोगों को चाय बेचा करें जो पहाड़ी चढ़कर आते हैं। यहां ढेरों लोग हैं जो चाय बेचते हैं, दुकानदार ने कहा। लेकिन हम क्रिस्टल के गिलासों में चाय बेच सकते हैं। लोग चाय का आनंद लेंगे और गिलास भी खरीदना चाहेंगे। मैंने सुना है कि खूबसूरती इंसान को लुभाने वाली सबसे बड़ी चीज है। दुकानदार ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उस शाम नमाज पढ़ने और दुकान बंद करने के बाद उसने लड़के को अपने साथ हुक्का पीने का न्योता दिया। ये एक विचित्र किस्म का पाइप था जो अरब लोग पिया करते थे। तुम चाहते क्या हो? बूढ़े दुकानदार ने पूछा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मुझे अपनी भेड़ें वापस खरीदनी है
और इसके लिए मुझे पैसा कमाना जरूरी है। दुकानदार ने हुक्के में कुछ और अंगारे डाले और एक गहरा कश लिया। मेरी इस दुकान को 30 साल हो चुके हैं। मुझे अच्छे और बुरे क्रिस्टल की परख है और क्रिस्टल के बारे में जानने लायक हर चीज जानता हूं। मैं इसके पहलुओं से और इसके काम करने के ढंग से वाकिफ हूं। अगर हम क्रिस्टल में चाय देना शुरू कर देंगे तो दुकान फैलेगी और मुझे अपनी जिंदगी का ढर्रा बदलना पड़ेगा। हाँ, तो क्या ये अच्छा नहीं है? मुझे तो जैसा चल रहा है उसकी आदत पड़ चुकी है। तुम्हारे आने से पहले मैं सोचता था कि मैंने एक ही जगह पर बने रहते हुए कितना वक्त बर्बाद कर दिया है, जबकि मेरे साथी नए नए कामों में लग गए और या तो वे दिवालिया हो गए या पहले से बेहतर हालत में आ गए। ये सोचकर मैं बहुत मायूस हो जाया करता था। अब मैं समझ सकता हूं कि यह बहुत बुरा नहीं रहा। मेरी दुकान ठीक उतनी ही बड़ी है जितनी मैं चाहता था। मैं कुछ भी बदलना नहीं चाहता क्योंकि मैं नहीं जानता कि किसी तरह के बदलाव से मैं कैसे निपटूंगा। मैं जैसा हूं उसकी मुझे आदत पड़ चुकी है। लड़के को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। बुढ़े ने अपनी बात जारी रखी। तुम मेरे लिए एक सच्ची नेमत साबित हुए हो। आज मैं ऐसा कुछ समझने लगा हूं जो मैं पहले नहीं जानता था। अगर तुम किसी नेमत को नजरअंदाज करते हो तो वो एक बद्दुआ बन जाती है। अब मैं जिंदगी में और कुछ नहीं चाहता। तुम मुझे ऐसी दौलत और मंजरों की ओर देखने को मजबूर कर रहे हो जिनको मैंने कभी नहीं देखा। अब जबकि मैंने उन्हें देख लिया है, मैं उससे बदतर महसूस करूंगा जैसा तुम्हारे आने से पहले करता था, क्योंकि अब मैं जानता हूं कि मैं क्या हासिल करने के काबिल हूं और तब भी उसे हासिल नहीं करना चाह रहा हूं। अच्छा ही हुआ कि टैरिफा में मैंने उस बेकरी वाले से कुछ नहीं कहा। लड़के ने मन ही मन सोचा। वे उसी तरह कुछ देर हुक्का गुड़गुड़ाते रहे और उधर सूरज ढलने लगा। वे अरबी में बतिया रहे थे और लड़का इससे फक्र महसूस कर रहा था। एक ऐसा भी वक्त रहा था जब वो सोचता था कि उसकी भेड़ें ही उसे दुनिया की सारी जानने लायक चीजें सिखा सकती हैं, लेकिन वे उसको अरबी तो कभी ना सिखा पाती। शायद दुनिया की कई और भी ऐसी चीजें हैं जो मुझे भेड़ें नहीं सिखा सकती। लड़के ने उस बूढ़े दुकानदार को ध्यान में लाते हुए सोचा। सच तो यह है कि वे सिर्फ चारे और पानी की तलाश ही करती रहती हैं और मुमकिन है कि वे मुझे कुछ भी न सिखाती रही हों, बल्कि मैं ही उनसे सीखता रहा हूं। मकतूब, अंत में व्यापारी ने कहा, इसका क्या मतलब होता है? यह समझने के लिए तुम्हें एक अरब के रूप में पैदा होना जरूरी था, उसने जवाब दिया। लेकिन तुम्हारी जबान में इसका मतलब कुछ इस तरह होगा कि यह पहले से लिखा हुआ है। हुक्के के अंगारों को राख से ढकते हुए उसने लड़के से कहा कि तुम क्रिस्टल के गिलासों में चाय बेचना शुरू कर सकते हो। कभी कभी दरिया के सैलाब को रोकने का कोई तरीका नहीं होता। लोग पहाड़ी पर चढ़ते थे और ऊपर पहुंचने पर थक जाते थे, लेकिन उन्हें वहां एक क्रिस्टल की दुकान दिखती जो ताजगी से भर देने वाली पुदीने वाली चाय बेचती थी। वे वहां वो चाय पीने जाते जो खूबसूरत क्रिस्टल के गिलासों में पेश की जाती थी। मेरी बीवी के दिमाग में ये बात कभी नहीं आई, एक आदमी ने कहा, और उसने क्रिस्टल के कुछ बर्तन खरीदे। उस रात वो कुछ मेहमानों को दावत देने वाला था और उसने सोचा कि उसके मेहमान कांच के उन बर्तनों से प्रभावित होंगे। दूसरे आदमी ने कहा कि चाय जब क्रिस्टल के गिलासों में पेश की जाती है तो वो हमेशा जायकेदार होती है, क्योंकि उन गिलासों में उसकी महक कायम रहती है। तीसरे ने कहा, पूरब में तो क्रिस्टल के गिलासों में चाय देने का रिवाज है, क्योंकि उसमें तिलिस्मी ताकत होती है। जल्दी ही ये खबर फैल गई और लोग उस दुकान को देखने पहाड़ी चढ़ने लगे, जो इतनी पुरानी होती हुई भी कारोबार के क्षेत्र में नया कुछ कर रही थी। दूसरी दुकानें भी खुल गईं जो क्रिस्टल के गिलास में चाय देती थीं,
लेकिन वे पहाड़ी की चोटी पर नहीं थीं और उनका धंधा बहुत कम चलता था। आखिरकार व्यापारी को 2 और कर्मचारियों को काम पर रखना पड़ा। उसने क्रिस्टल के बर्तनों के साथ साथ बड़ी तादाद में चाय मंगानी शुरू कर दी और नएपन की चाह से भरे मर्द और औरतें उसकी दुकान खोजते हुए आने लगे।